नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का सम्मान समारोह। आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 40 स्टार प्रचारकों में सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश का भी नाम शामिल। पार्टी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, लोकतंत्र की जीत के लिए बागेश्वर उपचुनाव जीतेंगे। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने संभाल रखी है कमान। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान। चंपावत में 1 किलो चरस जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। बादल फटने से उफान पर प्राणमती नदी। थराली सूना को जोड़ने वाला पुल बहा। पुल बनाने का काम शुरू। रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में हरिद्वार खनन विभाग की टीम ने भगवानपुरा थाना क्षेत्र के लामग्रांट मुजाहिदपुर अवैध खनन पर देर रात छापेमारी कर 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज कर दिया। बता दें कि मुजाहिदपुर सतीवाला लामग्रांट क्षेत्र में रतमऊ नदी से अवैध खनन की शिकायत लगातार मिलती रहती थी, जिसमें विभाग द्वारा कई बार औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें अवैध कर्ताओं के सूत्र इतने मजबूत थे कि टीम की भनक लगते ही सभी भाग जाते थे। जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार को गोपनीय सूचना मिली कि कुछ ट्रैक्टर नदी में घुस रहे हैं, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। कार्रवाई के दौरान 8 ट्रैक्टर लाइन में आते पकड़े गए। हमें कल सूचना मिली थी कि रात को 6 बजे के बाद रतमऊ नदी में लामग्रांट के पास अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पे मेरे द्वारा तुरंत टीम तैयार की गई और टीम को 8 बजे तक वहां पहुंचकर मौके पे एक जगह गश्त कराया गया। जैसे ही टीम वहां पहुंची तो उसी दौरान 8 ट्रैक्टर वहां पे आए। उनको धीरे धीरे सबको पकड़ कर कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। डोईवाला की सोंग, सुसवा आदि नदियों में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन विभाग एक्टिव हो चुका है। बृहस्पतिवार को विभागीय टीम ने सोंग नदी में फतेहपुर माजरी ग्रांट में जेसीबी और पोकलेन मशीनों की सहायता से नदी किनारों पर खाई खुदवा दी है। बता दें कि मानसून की अवधि में नदियों में अवैध खनन बंद रहता है। बावजूद अवैध खनन करने वाले लोग चोरी छिपे नदियों से खनन सामग्री का उठान करते रहते हैं। इसी को लेकर खनन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सुखरो, मालन और खोह नदी के उफान से आई आपदा से कोटद्वार में भारी तबाही मची है। इस आपदा से लगभग 160 परिवार प्रभावित हुए हैं। साथ ही इस समय हालात ये है कि आपदा प्रभावित लोगों के पास राशन और कपड़े तक नहीं हैं। 1 सप्ताह बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं, जिससे नाराज होकर रतनपुर निवासी तहसील परिसर पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन दिया। साथ ही आपदा से हुआ नुकसान की सरकार से मुआवजे की मांग की है। रतनपुर बैड़ा सौत में हमारे घर थे जो बह गए। 8 तारीख को हमारे कुछ घर बहे थे, 7-8 घर, और अभी जो है 12 तारीख को सारे के सारे घर जितने भी थे सारे बह गए हैं। और हमें 1-2 दिन तो आए थे वहाँ पर देखने के लिए, खाना पीना भी दिया था। उसके बाद अब जो है कि वहाँ ना कोई कुछ देखने आ रहा है, ना कुछ वहाँ खाने के लिए। छोटे बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कुछ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ हम रह रहे थे उन्होंने भी अब कह दिया है कि यहाँ से जो है खाली कीजिए। आज हम तहसील आए हैं, उन्होंने हमें कहा एसडीएम साहब ने कि देखते हैं कुछ करते हैं, बट जब तक वो कुछ करेंगे हम कहाँ रहेंगे। अब आप बताइए कि क्या करना है उसमें हमें। 8 तारीख को क्या हुआ था, बादल फटने के कारण इतना जल प्रवाह हुआ कि हमारे सारे घर चले गए हैं। उसमें हमारा सामान था और बिजली का पोल जाने के कारण हमारे घर में करंट आने लगा। उसकी वजह से हम सामान भी नहीं उठा पाए अपना। 12 बजे रात को वो आया, उसके बाद में
एक दो दिन जब तक हमारे नीचे 8 घर गए थे तब तक तो कोई पूछने नहीं आया। उसके बाद में 12 तारीख को जब सारे घर गए हैं, 16-17 घर, उसके बाद में वो आते भी हैं तो बोलते हम खाना। डोईवाला में भारत सरकार की नया शहर बसाने की योजना का विरोध लगातार जारी है। जहां शहर बनाने के विरोध में चल रहे आंदोलन को कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिल गया है। बता दें कि डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को 10 दिन हो गए हैं, जहां किसानों के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचकर अपना समर्थन पहले ही दे चुके हैं। शहर को स्मार्ट बनाना शुरू किया था, जरा उसकी हालत देखें। और एक नमूना है देहरादून शहर कि जो आज तक एक गली स्मार्ट नहीं बन पाई, एक पार्क स्मार्ट नहीं बन पाया, एक कॉलेज स्मार्ट नहीं बन पाया, तो आप डोईवाला की जमीनों पर क्यों नजर है? भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, जिस तरह से गाँवों को शहर में तब्दील करने की एक मुहिम चला करके जो जनता की जमीन है उस पर काबिज होने का षड्यंत्र किया है, अब वो लोगों को समझ आने लगा है। इसलिए डोईवाला में जो एरोसिटी के नाम पर यहाँ पर हजारों बीघा जमीन वो एक्वायर करके यहाँ पर शहरीकरण करने की बात है। किसान उससे सहमत नहीं है, क्योंकि मैं टिहरी बांध विस्थापित हूँ और बगल में खानियावाला में जो रुड़की में मंगलोर से हरिद्वार को जोड़ने वाले बाईपास पर बने सोलानी नदी के पुल की अगर बात की जाए तो 2 ही सालों में ये पुल के कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बाईपास के निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया होगा। बता दें कि कुंभ मेले के दौरान 2021 में मंगलोर से हरिद्वार जाने वाले बाईपास का बहुत जल्दी में कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने निर्माण तो कर दिया, पर उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, जो 2 ही सालों में कई बार डैमेज हो चुका है। और खास तौर पर सोलानी नदी के ऊपर से गुजरने वाला पुल तो बार बार क्षतिग्रस्त हो चुका, जिससे किसी भी दुर्घटना का अंदाजा हमेशा बना रहता है। ये पुल पता नहीं कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा। एक ट्रैक्टर गिरा हमारे गांव का, सैनिक का, सुशील नाम है इसका, लड़के का, जिसका ट्रैक्टर गिरा। अगले पहिए ऊपर रह गए, पिछले पहिए नीचे रह गए इस पुल के ऊपर से। हाँ। अच्छा, कोई जनहानि इसमें कोई गिरा? नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, सब ठीक है। रुड़की के आजाद नगर चौक के पास उपकारागृह के सामने नवीन गोयल का पाइप और टैंक के गोदाम में चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद वो सुबह जब गोदाम पर पहुंचे तो गोदाम का ताला खोलकर अंदर देखकर वो हक्का बक्का रह गए। अंदर उसके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ था और अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। नेहरू नगर है, रुड़की रामनगर, और सर ये पाइप का गोदाम है मेरा। और मैं सुबह आया हूँ, शाम हमने 6-7 बजे के लगभग दुकान बंद करी है। सुबह हम आए हैं ऐसे नॉर्मल अपना जिस तरह रूटीन में आते हैं, और फिर अपने 2 शटर लगे हुए, दोनों ब्लॉक थे हमारे। अंदर आके शटर खोल के देखा तो हमारा ये सामने वाला शीशा ये टूटा हुआ था। तो हमने सोचा कि ये टैंक गिर के शीशा टूट गया होगा। तो हमने जब भी विश्वास में आके चोरी हो गई, अंदर आके देखा तो ये प्लेट सेट पड़ा था यहाँ पे, ये मार के पुलिस ले गई है, क्या कहते हैं, उसे तोड़ के शीशे। अंदर आके देखा तो पेपर वगैरह तो मुझे लगता नहीं कोई लेके गए हैं, लेकिन ये कि कैश सारा उठा ले गए हैं। कितना कैश था? और अप्रोक्सीमेटली ये समझो कि 3-4 दिन से मैं डिस्टर्ब था। और कोटद्वार के मालन नदी के वैकल्पिक पुल पर बहा खाली ट्रक। पुल पार करते समय नदी में फंस गया ट्रक। गाड़ी चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अचानक मालन नदी उफान पर आने से बहा ट्रक। कुछ दिनों पहले आई आपदा से पुल का आधा हिस्सा बह गया था। नदी में फिर भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा था ये चालक। इस समय मालन नदी पर बह रही उफान पर बह रही पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते उफान पर नदी आई।
उत्तराखंड राज्य आगामी दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके, राज्य में बाहरी स्रोतों से निवेश आ सके और इस निवेश के जरिए विकास और रोजगार प्रदेशवासियों को मुहैया हो सके। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार सलाहकार समूह की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट से 2 गुना निवेश पाने का है। बतौर मुख्यमंत्री धामी इस बार 2.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ साथ हाइड्रो, टूरिज्म, एजुकेशन, सोलर जैसे क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में बाहरी राज्यों और देशों से निवेश लाने के लिए रोड शोज भी किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा पहले आज शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना हो उन देशों में भी जाएंगे। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में इस इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि राज्य में निवेश को बढ़ाया जा सके। देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर समिट के तहत रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेशों में भी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि राज्य सरकार अपने तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो माहौल है, वातावरण सर प्रेम खोल के रखना इसके फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट जिससे यहाँ पर शांतिप्रिय राज्य और इंडस्ट्री में जिसके जो तमाम प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम से दूर है। दूसरा हमारी अच्छी कनेक्टिविटी भी है और आज जिस तरह से NHI के माध्यम से दिल्ली की यात्रा 2 घंटे तक की तैयारी भी है, तमाम यहाँ पे नेशनल हाईवे हुए हैं और उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, तो आज कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है, हमने लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा है। हमने इस बार भी एक इन्वेस्टर समिट रखा है जो कि लगभग दिसंबर में होगा और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे और एक मंथन किया गया है कि कैसे उत्तराखंड की इकॉनमी को आगे और बढ़ाना है, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियस जो टॉप इंडस्ट्रियस हैं उनके साथ मिलके जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, उसके बाद हमारे रोड शोज़ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज में भी रोड शोज़ हैं। राज्य सरकार सलाहकार समूह के इस बैठक में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को रिझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही और उम्मीद है कि जिस प्रकार से राज्य में धामी की सरकार आगे बढ़ रही है उसे राज्य में निवेश भी बढ़ेगा। राज्य सरकार के साथ राज्य का उद्योग समूह खड़ा है और हर संभव प्रयास करेगा कि राज्य में निवेश को बढ़ाया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी है, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल आगे कदम बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आगामी दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तिथियां तय की गई हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही कि इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राज्य के विकास के लिए यह इन्वेस्टर समिट एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के लक्सर में आई फ्लू के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आलिंद असवाल का कहना है कि उनके यहां सीएचसी में रोजाना 5 से 10 आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने आई फ्लू के मरीज से अपील करते हुए कहा है कि ये अपने हाथों को साफ करके रखें, साथ ही चश्मा लगाकर भी रखें। प्रतिदिन 5 से 10 केस हमारी ओपीडी में आई फ्लू के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो भी मेडिसिन दी जा रही है आई कैप, क्लोरोफेनिकोल और डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन में, वो हम अपने पेशेंट को दे रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इसकी मेडिसिन भी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं लोगों से बोलना चाहूँगा जिसको आई फ्लू है कि वो अपना हाथ हैंड वॉश करके रखें और गंदे हाथों से अपनी आँखें ना छुए, क्योंकि अगर एक हाथ से छुएंगे तो दूसरी आँख में वो फैलने के चांसेस रहते हैं। और इससे ज़्यादा चश्मा पहन के रखें, जैसे अगर चश्मा पहनेंगे तो आँखों में हाथ कम जाएगा, लेकिन अगर नहीं पहनेंगे तो उससे रहेगा। लक्सर के अब्दीपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गांव में एक व्यक्ति पर पानी के नाले को बंद करने का आरोप लगाया गया। एसडीएम ने मामले में जांच कर ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया। बहुत नुकसान है जी, फसल का नुकसान है, बहुत किसानों को नुकसान है। इतना नुकसान है जो आदमी उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता, क्योंकि बहुत इतना बड़ा नुकसान है जो मरने को तैयार में फसल का नुकसान है। आज फिर दोबारा दरखास्त लगाने के लिए आए थे कि सरकार हमारी ये समस्या सुने। कम से कम भी इसमें 100 तो कम से कम घर हैं और आदमी इसमें कम से कम 1000 आएंगे। और जो बीघा है, बीघा वहाँ पैमाइश की जाएगी, 500-700 बीघा बिल्कुल जलमग्न हो गया है, उसमें 4-5 फुट पानी खड़ा है। हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अभी जाके इस समस्या का हल करें और सरकार को धन्यवाद देंगे अगर वो पानी खुल जाता है तो। बागेश्वर उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बसंत कुमार और समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद तिकोटी, यूकेडी ने अर्जुन देव को चुनावी मैदान में उतारा है। बागेश्वर उपचुनाव में विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत बागेश्वर का उपचुनाव नहीं लड़ा जा रहा। नामांकन करने तहसील बागेश्वर पहुंचे विपक्ष के प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए समय अपनी जीत के दावे किए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का कहना है कि बीजेपी एक तरफ परिवारवाद की बात करती है, दूसरी तरफ परिवार के सदस्य को टिकट देकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। ये उपचुनाव है और दुर्भाग्य से यहाँ का मैंडेट दिया हुआ था और हमारे माननीय मंत्री जी का निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा है। और जो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, ये अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा की बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है, इसलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबका अधिकार है। और मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता, मेरे जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं और मेरा मुख्य मुद्दा है कि इन दोनों सरकारें जो राष्ट्रीय सरकारों के नाम पर कहती हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर सरकार बनाती हैं और उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम करती हैं, ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम इस विधानसभा बागेश्वर विधानसभा से हम सभी उत्तराखंड वासी बागेश्वर जनपद के पूरी विधानसभा के लोग हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हम बागेश्वर क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उठाने के लिए और विगत कई वर्षों से जो बागेश्वर का विकास अवरुद्ध हुआ है और बागेश्वर के एक आवाज़ जो विधानसभा में उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही है। हम जब यहाँ पढ़ते थे छात्र जीवन में, हमने देखा यहाँ
जिला बनाओ आंदोलन में भी हम लोग रहते थे और रेल निर्माण आंदोलन में भी हम लोग। हल्द्वानी पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीदानंद महाराज ने भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर चिंता जाहिर की है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। महामंडलेश्वर ने कहा कि आज भारत की आबादी दुनिया की आबादी की 24% है, जबकि देश के पास केवल 2% प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे में यदि जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। भाई मोदी जी ने भी 2 वर्ष पहले लाल किले पर इस बात को स्वीकार किया और हम लोगों की भी कई बार उनसे चर्चा हुई है, वो मानते हैं। तो सामाजिक जागृति और कठोरतम कानून दोनों के माध्यम से जनसंख्या को तुरंत नियंत्रण किया जाना चाहिए। डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेशन हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं विजिलेंस कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों के जांचों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 से ज्यादा अधिकारियों की जांच चल रही है और जांच आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा जो इन्वेस्टिगेशंस है और कुछ इंक्वायरीज है, उसको हमने आज रिव्यू किया है। एसपी साहब और हमारे आईओ लोगों के हमने मार्गदर्शन दिया है कि उसको सब जल्द से जल्द एक्सपेडाइट हो। जो दोषी है भ्रष्टाचार में, वो दोषी को कोर्ट में हम सजा दिला, ये हमारा मकसद है। तो हम जनता से भी अपील है 1064 को और यूज करें। कोई भी रिश्वत मांगता है, कोई शिकायत आता है जो भ्रष्टाचार के, वो हमारा विजिलेंस के पास पहुंचाइए, हम उसको आगे लेके वैधानिक कार्रवाई कंप्लीट करें। जोशीमठ का पगनो गांव कुछ दिनों में भारी भूस्खलन की चपेट में है। दहशत के माहौल में गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। यहां तक कि भारी भूस्खलन के चलते गांव में पीने का पानी का भी संकट पैदा हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सभी ग्रामवासी इस वक्त 2 किलोमीटर दूरी पैदल चलकर पानी की व्यवस्था कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण गांव के जनप्रतिनिधि से लेकर शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कई पीड़ित परिवारों को मकान बनाने के लिए लोहे की चादर मुहैया करवा दी गई है, लेकिन अभी भी कई घर बेघर नजर आ रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से मैं ऐसे बोले थे सबको कि मुझे जगह मकान दो मकान दो मकान दो। किसी ने मेरी नहीं सुनी, नहीं कोई प्रधान ने, कोई नहीं शासन प्रशासन ने, कितना आया विधायक लोग आया, कोई भी आया, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मैंने कितना बार कहा कि मुझे मकान चाहिए मकान चाहिए, लेकिन मुझे मेरा बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी कि किसी को भी एक मकान दे दो। वोट के टाइम पर सब आते, लेकिन इतना नहीं सोचा कि ये भी सच भी इसकी क्या स्थिति है, इसकी जगह नहीं है, बहुत सारे कमियां है मेरी। पगनो गांव में जो आपदा आ रही है उसमें पेयजल की समस्या, ग्रामीणों को रात को रहने के लिए बहुत समस्या हो रही है। न यहाँ पे टीन है, न तिरपाल है, न टेंट है। लोग रात को खुले मैदान में सो रहे हैं। पानी 2 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं और बिजली भी कभी जा रही है तो लोग परेशान हो रहे हैं, रास्ता बंद है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।